सुनीता अपने बेटे राहुल के लिए रिश्ते देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सावित्री उसके पास आती है और कहती है, सुनीता, मैंने सुना है तू अपने बेटे राहुल के लिए अच्छे घर की लड़की तलाश रही है। हाँ सावित्री, मैं अपने राहुल के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जो घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सके। अरे सुनीता, तू इतना क्यों चिंता करती है? वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही हाल है तेरा भी। अरे हमारी मोहिनी है ना, उसकी बेटी देखी है कितनी सुंदर है। सावित्री, मोहिनी की बेटी सुंदर तो है, लेकिन तूने उसका ढंग नहीं देखा। अरे उसे ना तो कपड़े पहनने का तरीका है और ना ही लोगों से बात करने का ढंग। अरे सिर्फ सुंदर दिखना ही नहीं होता, बल्कि संस्कारी होना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे भी मुझे मेरे घर के लिए एक ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो आधे कच्चे में घूमे। दोनों पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। तभी वहाँ राहुल आता है। राहुल को देख सावित्री सुनीता से कहती है, सुनीता, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ सावित्री, क्यों नहीं। वैसे भी तू मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी बहन जैसी है। बता क्या बात है। बुरा मत मानना बहन, लेकिन राहुल के जैसे हाव भाव हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि राहुल की जिंदगी में कोई है। मेरा मतलब अभी तुमने देखा नहीं, उसने कुछ कहा ना, मुझसे कुछ कहा और चुपचाप आया और अंदर चला गया, वो भी फोन में घुसे हुए। माना आजकल की दुनिया में फोन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने माँ या बाप या बड़े बुजुर्गों को इग्नोर करे। तू मान चाहे मत मान, तेरे बेटे की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो जरूर है। नहीं नहीं सावित्री, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा किसी लड़की से बात नहीं करता। अरे वो तो बहुत संस्कारी है। मेरा फर्ज तो था कि तुझे तेरे बेटे के प्रति आगाह करने का। बाकी मर्जी तेरी। अगर तुझे लगता है कि तेरा बेटा सही है तो शायद सही होगा। आजकल के बच्चे जिस दौर में चल रहे हैं वो दौर सभी को पता है। खैर, देर हो रही है, मुझे भी अपने घर जाकर शाम का खाना बनाना है। चल, अच्छा मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन सावित्री की बातें सुनीता के मन में घर कर जाती है और वो अब अपने बेटे की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, सब कुछ वो ध्यान में रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता राहुल के साथ खाना खा रही थी। तभी उसने अपने बेटे से कहा, राहुल, मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना समय के साथ ही तेरे हाथ पीले करवा दिए जाएं। वैसे भी तेरी उम्र के जितने भी लड़के या लड़कियां थी, सबकी शादी हो चुकी है, बस एक तू ही कवारा है। देख बेटा, मुझे भी अब आराम से खाना खाना है। मैं तो कहती हूँ एक बहू ले आते हैं घर में। माँ, सारी बात ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसी बीवी नहीं चाहता जो सिर्फ घर में बैठी रहे। मैं एक वर्किंग वूमेन चाहता हूँ जो बाहर जाए, कुछ काम करे। अच्छा बेटा, अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं तेरे लिए कोई लड़की देख लेती हूँ। वैसे मोहिनी की बेटी काफी सुंदर है, अगर तू कहे तो मैं उससे तेरी बात चला दूं। अरे क्या वो छपरी? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे वो लड़की जरा भी नहीं पसंद, इसलिए आप उससे मेरी शादी की बात तो दूर, उसकी तरफ देखने की सोचना भी मत। वैसे मैंने भी एक लड़की पसंद कर रखी है। मैं जानती थी कि तेरा कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। सही कह रही थी सावित्री, आजकल के बच्चे अपनी ही धुन में मगन है। अरे उन्हें भी तो पता नहीं है कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है, वो किस सिचुएशन में है। उन्हें तो बस अपने काम, अपनी आशिकी और अपने आप से मतलब है। ना जाने कैसी लड़की है जिससे तू बात कर रहा है। अरे उस लड़की को शर्म नहीं आई पराये मर्द से बात करते हुए। अरे वो लड़की काफी अच्छी है, आपको जैसी बहू चाहिए है वैसी ही है। आप एक बार बस उससे मिलकर देख लीजिए, मैं 200% श्योर हूँ कि आपको नेहा जरूर पसंद आ जाएगी। अच्छा, तो उस कलमुही का नाम नेहा है। देख बेटा, मैं कह देती हूँ, मैं तेरी शादी उस नेहा नाम की लड़की से कभी नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मेरा एक लौता बेटा है, अपने एक लौते बेटे की शादी मैं किसी भी ऐरी गैरी या भिखारी परिवार की लड़की से थोड़ी करवाऊंगी। अरे अच्छे घर की लड़की लाऊंगी, ताकि कल को 4 लोग देखें तो कहे कि बहू हो तो सुनीता जैसी हो। राहुल ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कभी भी उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की से नहीं होने देगी, इसलिए वो अपनी माँ को बताता है। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी शादी किसी भी गरीब परिवार में नहीं होने दोगे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि नेहा किसी गरीब घर की नहीं बल्कि एक रिच फैमिली की बेटी है और उसकी खुद की दुकान है, और मैंने उसे पहले से इजाजत दे दी कि शादी के बाद वो अपनी दुकान संभाल सकती है। जब सुनीता ये सुनती है कि राहुल जिस लड़की को पसंद करता है
उसकी खुद की एक दुकान है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुनीता राहुल के साथ नेहा के घर जाती है और इस तरह दोनों की शादी पक्की हो जाती है। देखते ही देखते नेहा और राहुल की शादी अब हो गई थी। शादी के बाद नेहा ने अपनी ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। ऐसे ही एक सुबह सुनीता जब सोकर उठती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो गया था। ये देख सुनीता काफी खुश होती है। अरे वाह भाई, मानना पड़ेगा, मेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मेरी बहू तो दुकान भी संभालती है और घर भी संभालती है। बहू को तो दोनों की जिम्मेदारी संभालना अच्छे से आता है। सच में मेरे बेटे ने हीरा पसंद किया है। हीरा जिस तरह वो दिखने में सुंदर है, ठीक उसी तरह काम भी सुंदरता से करती है। सुनीता खुद से ये बोल रही होती है कि इतने में नेहा तैयार होकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बना दिया है। आप समय से ब्रेकफास्ट कर लेना, खाना खा लेना। मैं चलती हूँ, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर नेहा एक साइड बैग टांगे अपनी दुकान के लिए निकल जाती है। उसको इस तरह जाते देखकर उसकी पड़ोसन सुमित्रा तुरंत ही सुनीता के पास आती है और कहती है, सुनीता बहन, जब से तेरी बहू आई है तब से देख रही हूँ, वो सुबह बैग टांगे बाहर जाती है और सीधा रात को घर आती है। आखिर तेरी बहू करती क्या है? और तू है कि तूने अपनी बहू पर किसी तरह की रोक टोक भी नहीं रखी। तुझे पता नहीं आजकल का जमाना कैसा है? अरे मेरी बहू दुकान संभालती है। तुझे पता है सुमित्रा, मेरी बहू की खुद की दुकान है। सच कहूँ तो मुझे मेरी बहू पर गर्व है। वो घर के साथ साथ अपनी दुकान भी संभाल रही है। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन अपनी बहू को इतनी छूट देने की जरूरत नहीं है। अरे तूने अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से तो करवा दी जो खुद की दुकान संभालती है, लेकिन क्या तूने आज तक उसकी दुकान पर जाकर देखा कि कैसी दुकान संभाल रही है वो? अरे दुकान के नाम पर पता लगे कि वो कोई ठेला चला रही हो या कोई कॉर्पोरेट मजदूर हो। मेरा काम तो तुझे आगाह करने का था, बाकी मैं तो चली, तेरा घर तू जाने। एक बार फिर सुमित्रा सुनीता के कान भरकर चली जाती है और सुमित्रा के कहे अनुसार अब सुनीता अपनी बहू पर शक करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुनीता अपनी बहू को दुकान जाने से मना कर देती है। बहू, अब से तू दुकान पर नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ जी, मैं दुकान क्यों नहीं जा सकती? आप तो जानती है ना मेरी खुद की दुकान है। अगर मैं एक दिन भी अपनी दुकान पर नहीं जाऊंगी तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में नेहा भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो नेहा सारी बातें राहुल को बताती है, जिसे सुनकर राहुल अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये सब क्या है? जब आपको पता चला था कि आपकी बहू दुकान चलाती है तब तो आप बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब ऐसी कौन सी वजह है जो आप नेहा को दुकान जाने के लिए मना कर रही हैं? आप जानती है ना कि ये उसका खुद का बिजनेस है और बिजनेस बड़ा हो या छोटा, वो बिजनेस ही होता है। एटलीस्ट मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती ना। तू कहना क्या चाहता है? माना मैंने नेहा को दुकान जाने के लिए कभी रोका नहीं। आज तक तूने या तेरी बीवी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि दुकान है किस चीज की। मैं कैसे मान लूं कि नेहा की खुद की दुकान है, वो अपनी दुकान चलाती है। अरे मैं तो बाहर मोहल्ले में खूब बोलती हूँ कि हमारी बहू दुकान चलाती है, लेकिन दुकान किस चीज की है, कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये जानकर नेहा को बहुत दुख होता है, पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहीं ना कहीं अपनी सास को बिल्कुल सही मानती है। शादी को इतने महीने हो गए, लेकिन नेहा आज तक अपनी सास को अपनी दुकान पर नहीं ले गई। जिसके बाद नेहा अपनी सास से माफी मांगती है और उसे अपनी दुकान ले जाती है, जहां सुनीता देखती है कि उसकी बहू की एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। ये देख अब सुनीता को भी अपनी बहू पर गर्व होता है और वो अब अपनी पड़ोसन की बातों में आना ही बंद कर देती है। पार्वती अपनी बेटी समीरा के साथ मिलकर एक छोटी सी चाय की टपरी चलाया करती थी और उससे जो भी पैसे आते वो अपने घर का खर्च चलाती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दोनों माँ बेटी अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कुंती वहाँ आकर कहती है, क्या बात है पार्वती, आज तो बड़ी उदास लग रही है। तेरा काम तो ठीक चल रहा है ना? नहीं कुंती, कहाँ कुछ ठीक चल रहा है। क्यों, क्या हुआ मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। कुंती, मैंने सुना है प्लास्टिक की चीजें बंद हो रही है। अब हम लोगों को चाय किस में देंगे? वैसे ही हमारी चाय की टपरी बिल्कुल सड़क के किनारे है, इसलिए ठीक से चलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग तेरी चाय पीने के लिए दूर दूर से आते हैं।
क्योंकि तेरे हाथ में जादू है। और रही बात चाय किस में देनी है, तो कुल्हड़ वाली चाय बेचना शुरू कर देना, लोगों को बहुत पसंद आती है। क्या बात है कुंती आंटी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। माँ, हम ऐसा ही करेंगे। बेटी, बड़ी मुश्किल से हमारे पास प्लास्टिक के गिलास खरीदने के लिए पैसे जमा हो पाते हैं, तो अब हम इतने महंगे कुल्हड़ कहाँ से खरीदेंगे? माँ, अब कुछ पाने के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा ना। हमारे पास वैसे भी हमारी चाय की टपरी के सिवा कुछ और है भी नहीं। तो तेरा क्या मन है, जो थोड़े बहुत पैसे बचा रखे हैं मुसीबत में काम आने के लिए, उसे कुल्हड़ खरीदने में खर्च कर दूं? माँ, लेकिन ये भी सोचो, अगर हमारी चाय की टपरी कुल्हड़ में चाय देने से अच्छी चल जाएगी तो आप इससे ज्यादा पैसे बचा सकती हो। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। और तू एक काम कर, कुल्हड़ अपने गांव की कुम्हारन काकी से ले ले, शायद वो तुझे थोड़े कम पैसे में दे दे। बाकी मर्जी तेरी है। मेरा काम था तुझे बताने का, जो मैंने बता दिया। अब मैं चलती हूँ। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात मानकर पार्वती अपनी बेटी समीरा के साथ अपने गांव के कुम्हारन काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, मुझे कुछ कुल्हड़ की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? हाँ ले लो, लेकिन दाम एक ही होगा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ये तो बहुत खड़ूस है माँ। चुप हो जा, वरना सुन लेगी तो कुल्हड़ भी नहीं देगी। क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी, कुल्हड़ चाहिए कि नहीं? चाहिए ना काकी। पार्वती इतना कहकर बहुत सारे कुल्हड़ों को खरीदकर जैसे ही कुम्हारन को पैसे देती है, तो कुल कुल्हड़ के आधे दाम देखकर वो उसे पैसे वापस करते हुए कहती है, ये तुम मुझे आधे कुल्हड़ के पैसे क्यों दे रही हो? काकी, इस समय मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं और मुझे अपनी चाय के टपरे चलाने के लिए इन कुल्हड़ की बहुत जरूरत है, वरना मेरे ग्राहक टूट जाएंगे और हम माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। कुल्हड़ चाहिए तो पूरे दाम दो, वरना मेरे कुल्हड़ यहीं रख दो और जाओ यहाँ से। जब पूरे पैसे होंगे तब आना। एक काकी, एक गरीब होकर एक गरीब की मदद नहीं कर सकती हो क्या? हम आपको चोर दिखाई देते हैं क्या, या कोई अनजान है जो आप हमें नहीं जानती और हम आपके पैसे खा जाएंगे? विश्वास नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कल को आपको हमसे कोई काम नहीं लगेगा क्या? समीरा की बात सुनकर कुम्हारन पार्वती और समीरा को आधे दाम पर कुल्हड़ देने को तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटी कुल्हड़ों को लेकर अपनी चाय की टपरी पर आती है और अपने कामों पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय दोनों माँ बेटी अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रही थी। तभी जोर जोर की बारिश शुरू होती है और उनकी टपरी की छत से पानी गिरने लगता है। तभी समीरा कहती है, माँ ये देखो, फिर से हमारी टपरी की छत से पानी टपकने लगा। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि ये छत ठीक करवा लो, वरना हम बारिश में परेशान हो जाएंगे। आखिर में वही हुआ। बेटी, तो तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं करवाना चाहती थी? लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है और हम गरीब लोग हमेशा इन्हीं पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? एक परेशानी खत्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है। ये तूने सही कहा बेटी, अब तो मेरी भी हिम्मत टूट रही है। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि हम कहीं किराए पर अच्छी दुकान ले सके। लेकिन माँ, अगर ये बारिश ऐसी ही होती रही तो हम अपना काम कैसे करेंगे? सारी लकड़ियाँ भी भीग गई हैं, अब हम चाय कैसे बनाएंगे? भगवान ही जाने वो हमारे अब और कितने इम्तिहान लेंगे। हर कदम पर इतनी परेशानी है और हर परेशानी पैसों से ही जुड़ी है। बारिश में अपनी चाय की टपरी की टपकती छत से परेशान पार्वती और समीरा आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सुरेश नाम का आदमी वहाँ आता है और अपनी गाड़ी को टपरी के सामने रोक कर कहता है, देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या आप मुझे एक कप चाय पिला सकती हैं? बारिश में भीगने की वजह से मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, अपनी गाड़ी में बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। माँ, अब चाय कैसे लेकर आएंगी? टपरी के अंदर इतना पानी हो गया है। तो चिंता मत कर, एक कप चाय बची हुई है और अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी, इन साहब के लिए हो जाएगी। पार्वती इतना कहकर कुल्हड़ में चाय लाकर सुरेश को देती है। जैसे ही सुरेश चाय को पीता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है। चाय पीने के बाद जैसे ही वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो अपने पास पर्स ना पाकर उन दोनों से कहता है, देखिए माफ करिए, लेकिन इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं हैं। लगता है जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स घर ही भुलाया हूँ। देखो साहब, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हो और आपके पास एक चाय के पैसे नहीं है। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ,
और मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, लेकिन आज सच में मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं साहब जी, आप जाइए, आपके पास जब होंगे तब दे देना। धन्यवाद आपका। माँ आप ये क्या कर रही हैं? एक तो पहले से ही बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया और जो आया है वो पैसे नहीं दे रहा। होता तो मैं जरूर देता। साहब जी जाइए आप, ये तो बच्ची है अभी। पार्वती की बात मानकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और समीरा अपनी माँ से बहुत लड़ाई करती है और वो उससे बहस कर ही रही थी कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कुंती आती है और कहती है, क्या बात है भाई, जब भी मैं तुम दोनों माँ बेटी की चाय की टपरी पर आती हूँ हमेशा परेशान ही दिखाई देती हो। क्या करूँ आंटी, हम गरीब माँ बेटी के जीवन में परेशानी कम है ना, इसलिए तो माँ और बढ़ाती हैं। ऐसा क्या हो गया समीरा बेटी, बहुत गुस्से में है? आंटी एक तो हमारी परेशानियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से माँ सबको चाय फ्री में पिला रही हैं। इनको कोई भी उल्लू बनाकर चला जाता है। मतलब नहीं समझी। मैं बताती हूँ तुझे। पार्वती इतना कहकर कुंती को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम दोनों माँ बेटी की परेशानी दूर होगी। वो कैसे? कल तुम दोनों मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना, मेरे मालिक से बात करने के लिए। हमारे ऑफिस का चाय वाला बहुत धोखेबाज है, चाय अच्छी नहीं देता, लेकिन वहाँ आसपास कोई चाय वाला नहीं है तो मजबूरी में उसी से लेनी पड़ती है। अगर उसकी जगह हमारे ऑफिस में चाय देने का ऑर्डर तुम गरीब माँ बेटी को मिल जाए तो तुम दोनों की बहुत मदद हो जाएगी। कुंती तो सच बोल रही है, अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ वो तो है, तो ठीक है, कल तुम दोनों तैयार रहना। अगले दिन सुबह कुंती पार्वती और उसकी बेटी को अपने मालिक से मिलवाने के लिए अपने ऑफिस लाती है और वहाँ के मालिक को देखते ही दोनों माँ बेटी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। तभी समीरा कहती है, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ क्यों, आपको लगता नहीं हूँ क्या? नहीं वो बात नहीं है, उस दिन के लिए माफ करिएगा। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ ये वही है जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। हे भगवान, मालिक उस दिन के लिए इनको माफ कर दीजिए। बाकी ये लोग बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो अगर हमारे ऑफिस की चाय का ऑर्डर इनको मिल जाए तो गरीबों की मदद हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर की जगह ये लोग परमानेंट अपने ऑफिस की कैंटीन में अपनी चाय की दुकान लगाएं। सुरेश की बात सुनकर दोनों गरीब माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस तरह से एक गरीब माँ बेटी की सड़क की चाय की टपरी ऑफिस की कैंटीन में तब्दील हो जाती है। गरीब अमृता के कच्चे मकान में फर्नीचर के नाम पर एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर और एक पुरानी सी चारपाई थी, जिसे उसके पति ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके खरीदा था और बीमारी के कारण उसी पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। अब उस चारपाई पर उसके बच्चे 10 साल की बेटी सोनल और 7 साल का बेटा मोनू सोया करते थे। अमृता गांव की ही एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। एक रोज उसके घर उसकी बूढ़ी माँ कालिंदी रोते हुए आती है। माँ तुम, वो भी आंखों में आंसू लिए, तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ नानी क्यों रो रही हैं? मोनू चुप हो जा, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। बेटी, तेरी बूढ़ी माँ को तेरे भाई ने घर से निकाल फेंका, उसने कम्मे को मैं बोझ लगती हूँ। माँ लेकिन भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कहें तो मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं बेटा, तू बस मुझ पर एक एहसान कर दे, तू मुझ जैसी अब बुढ़िया को किसी वृद्धाश्रम छोड़ा, मैं बची कुछ जिंदगी वहीं काट लूंगी। नहीं नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी ये गरीब बेटी अभी जिंदा है, आप कहीं नहीं जाएंगी, यही रहिए और मेरे बच्चों को उनकी नानी का प्यार दीजिए। हुर्रे, नानी यहीं रहेंगी, हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगी। लेकिन बेटी, तू अपनी गरीबी से पहले ही परेशान है, बिना पति अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही है, ऐसे में मैं बुढ़िया तुझ पर बोझ हो जाऊंगी ना। अमृता अपनी माँ की एक नहीं सुनती और उसे चारपाई पर बैठा देती है। कालिंदी के बैठते ही चारपाई के चटकने की आवाज आती है तो कालिंदी कहती है, तेरी चारपाई तो आवाज कर रही है बेटी। हाँ पुरानी हो गई है ना, मैं इसकी रस्सी एक बार फिर से मजबूत कर दूंगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इस तरह अब अमृता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी, लेकिन वो खुश थी कि बुढ़ापे में उसकी माँ की देखभाल वो करेगी, साथ ही उसके बच्चे भी अपनी नानी के साथ खेल पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और उसकी पुरानी चारपाई की रस्सी
बार बार ढीली हो जाया करती थी, इसीलिए वो उसे खुद से ही मजबूत कर काम चलाया करती थी। लेकिन एक रोज मोनू उस पर खेलते खेलते कूदने लगता है, जिससे चारपाई की कुछ रस्सियां टूट जाती है। ये देखकर अमृता कहती है, लगता है चारपाई में नई रस्सी लगानी ही पड़ेगी, वरना बच्चे सोएंगे कहाँ। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रत्ना उसके घर आती है और आते ही चारपाई पर पसर जाती है। उसके चारपाई पर बैठते ही चारपाई की बची कुची रस्सियां भी टूट जाती है और रत्ना चारपाई के बीच फंस जाती है। ये देखकर अमृता के बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो रत्ना कहती है, दैया रे दैया, अरे हमारी कमर गई रे। अरे अमृता देखत का है, उठावा हो। अरे मूर्ख, तोड़ दिया चारपाई, कर दिया गरीब का नुकसान। अरे अम्मा, चारपाई के साथ साथ हमारी कमर भी तो लचक गई ना। तभी अमृता उसे चारपाई से उठाती है और अपनी टूटी चारपाई को ही देखती रहती है। तो कमर पकड़ के खड़ी रत्ना कहती है, अरे देख का रही हो, चिंता ना करो, हम रस्सी लगवा देंगे इसमें। अब यहाँ तुमको राशन का बताने के लिए आए थे हम। हाँ तो चारपाई पर परसना जरूरी था, बिना बैठे भी तो बोल सकती थी ना तू। कोई बात नहीं माँ, रत्ना बहन कब तक बटेगा राशन? बस कल तक, इसलिए आज ही जाकर लाइन में लग जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, घर में छोटे बच्चे भी तो हैं। हाँ काकी, आपने उन्हीं बच्चों की तो चारपाई तोड़ दी, अब हमें नई चारपाई ला कर दो। हाँ, बित्ते भर की छोरी, इतना जुबान चलत है। अरे बाबा आदम के जमाने की तो चारपाई ठहरी, हम तो कहत है अच्छा हुआ टूट गई, कम से कम नहीं तो आवेगी। रत्ना बहन क्यों गरीब का मजाक बनाती हो? मुझे तो इस टूटी चारपाई को ठीक कराना पड़ेगा, नई चारपाई लेना अभी मुमकिन नहीं। और नई चारपाई लेना भी क्यों है, जिसने तोड़ी है वही ठीक करवाने के पैसे भी देगी ना। वो हमको तनिक खेतन में जाना है, चलते हैं। रत्ना चली जाती है तो कालिंदी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अमृता अपनी माँ को रोक लेती है। माँ आप जानती है ना रत्ना बहन जो कहती है करती नहीं। अरे मैं उससे पैसे निकलवा लेती, तूने मुझे रोका क्यों? माँ, अब मैं और सोनू कहाँ सोएंगे? हाँ माँ, मुझे जमीन पर नहीं सोना। मैं चारपाई जल्दी ही बनवा दूंगी मेरे बच्चों, चिंता मत करो, जब अपनी पढ़ाई करो। तभी उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अमृता भी राशन लेने दुकान पर जाती है और लौटते हुए अपने साथ एक चारपाई बनाने वाले को ले आती है। तो चारपाई की कमजोर हालत और टूटी रस्सियों को देखकर चारपाई बनाने वाला आदमी कहता है, अरे बहन, इसको बेचकर कोई नई फोल्डिंग चारपाई ले लो, वो जगह भी कम लेगी और जरूरत ना होने पर उसे समेटकर कहीं भी रख पाओगी। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी। पैसे हुए तो नई चारपाई भी आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो गरीब की यही टूटी चारपाई बना दो। ठीक है। आदमी चारपाई में रस्सी लगाकर चारपाई बनाना शुरू करता है और कुछ देर में चारपाई बनाकर पैसे लेकर चला जाता है। उसके बच्चे चारपाई को ठीक देखकर खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अमृता मेहनत से फैक्ट्री में काम किया करती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाती थी। चारपाई में नई रस्सी लगवाने के बाद से कुछ दिन तो चारपाई ठीक रहती है, लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे तभी सोनल के चारपाई पर बार बार करवट लेने से चारपाई का एक पाया टूट जाता है, जिसकी आवाज से अमृता उठ जाती है और कालिंदी नींद में कहती है, अरे क्या टूट गया? माँ चारपाई का एक पाया टूट गया। अरे ये चारपाई तो बहुत कष्ट दे रही है। तभी अमृता दोनों बच्चों को अपने बिस्तर पर सुलाकर बाहर से 2-4 ईंटें लाती है और चारपाई के टूटे पाए की जगह ईंटों को लगाकर चारपाई पहले जैसी कर देती है और ऐसे ही टूटी चारपाई से काम चलाती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है तो वहाँ कालिंदी को एक फर्नीचर की दुकान दिखती है जहाँ बहुत सी चारपाई भी थी, जिसे देखकर कालिंदी कहती है, बेटी देख तो कितनी बढ़िया बढ़िया चारपाई है, आना जरा दाम पूछ लेते हैं। माँ भी पैसे नहीं जोड़े हैं मैंने, दाम पता करके क्या करेंगे, हम अभी नहीं ले सकते हैं। अरे अभी नहीं, कभी तो लेंगे ही, आजा तू मेरे साथ। तभी कालिंदी अमृता का हाथ पकड़कर उसे दुकान पर ले जाती है और दुकानदार से लकड़ी वाली चारपाई के दाम पूछती है। लेकिन सभी चारपाइयों के अलग अलग और महंगे महंगे दाम सुनकर दोनों ही वापस घर लौट आती हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे थे
और अब मोनू उस चारपाई पर अकेले ही सोया करता था। लेकिन चारपाई की चरचर की आवाज से वो आधी रात को उठकर बैठ जाया करता था। एक रोज वो आधी रात को जमीन पर बैठा हुआ था तो अमृता की नजर उस पर जाती है और वो कहती है, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? आएगी भी कैसे माँ? ये टूटी चारपाई जरा सी करवट लेने पर इतनी आवाज करती है कि नींद ही नहीं आ पाती। पता नहीं कब तक इस टूटी चारपाई पर सोना होगा। सही तो कह रहा है मोनू, कब तक मैं गरीब इस टूटी चारपाई को घिसती रहूंगी। बच्चों को भी परेशानी होती है। एक हफ्ते बाद कुछ पैसे जमा होने पर अमृता एक नई फोल्डिंग वाली चारपाई लेकर घर आती है, जिसे देखकर मोनू बहुत खुश होता है और सोनल कहती है, माँ, इसके लिए एक फोल्डिंग चारपाई लाई तो मेरे लिए एक चटाई ही ले आती। अरे पागल, दिन में तो इस पर सो जाना और रात में मैं। चलो ये तो अच्छा किया अमृता तूने, इस टूटी चारपाई को भी अब कबाड़ी के दाम में बेच दियो। कैसी बातें करती हो माँ, ये टूटी चारपाई मोनू सोनल के बाबा ने बहुत मेहनत से ली थी और इतने सालों तक चली। टूटने के बाद भी अब तक मजबूत है। मैं इसका कुछ भी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इसे बेच नहीं सकती। अमृता की बात सुनकर कालिंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब की टूटी चारपाई के साथ उसकी जरूरत ही नहीं, भावनाएं भी जुड़ी थी और इसके कारण ही अमृता उस टूटी हुई चारपाई को बेचना नहीं चाहती थी।